मेरा पूरा बीबीडी परिवार के सभी सदस्य मौजूद है और आप सबसे मैं अपील करता हूं कि हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने लखनऊ को और सुनहरा बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक बार फिर भारी मतों से जिता कर लाएंगे। हम सबको अपने सभी परिवारजनों, दोस्तों और परिचितों को 20 मई को अधिक से अधिक मात्रा में मतदान के लिए लेकर जाना है। ये हमारे शहर की तरफ जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमेशा ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। मेरे पिताजी लखनऊ के पूर्व मेयर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने अपना पूरा जीवन लखनऊ की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से 10 साल पहले 2014 में मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि और एक अच्छी सरकार ही हमारे खुद के, हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के और हमारे देश के विकास और प्रगति का आधार है। और ये कहा कि हमें माननीय जी से बेहतर सांसद नहीं मिल सकते। और मुझे खुशी है, मेरे जीवन का पहला वोट मैंने माननीय जी को डाला था और मुझे गर्व है कि पिछले 10 सालों में आपने लखनऊ को एक नई पहचान दी है। और अब हमारी बारी है कि हम आपको भारी मतों से विजयी बनाकर संसद पहुंचाएं। मैं यहां पे मौजूद सभी युवा मतदाताओं से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर वोट करें। अंत में मैं कहूंगा, अपने शहर को और समृद्ध बनाने के लिए 20 मई को प्लीज वोट करने जाएं, विकास के लिए वोट करें, लखनऊ के लिए वोट करें। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से विराज जी ने आप सभी लोगों से अपील की और उन्होंने अपना समर्थन दिया। अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं एक ऐसी परम व्यक्तित्व को, भारत के रक्षा मंत्री महोदय को, अपने प्रिय सांसद महोदय को, एक किसान के पुत्र को, एक वरिष्ठ अध्यापक को, एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी को, एक ऐसे व्यक्तित्व को कि जिसकी एक आवाज से हमारे पड़ोसियों की नींद हराम हो जाती है। एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिसके एक बयान से देश के सेना के जवान और भी ज्यादा हिम्मत के साथ जुटे रहते हैं। मैं आदरणीय महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं, अपने प्रिय सांसद को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, कि आए और अपना संबोधन और उद्बोधन दें। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। हुआ कैलाश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक्सलेंटली आपने बहुत कंडक्ट किया है इस सभा को। श्रीमती अलका दास जी, चेयरपर्सन बीबीडी ग्रुप। वैसे विजय सागर दास के पहले मैं नाम लेना चाहता हूं अपनी विधायिका का, श्रीमती अदिति सिंह का। और विजय सागर दास जी, प्रेसिडेंट बीबीडी ग्रुप। डॉक्टर अशोक जी वाजपेयी, पूर्व सांसद राज्यसभा। श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, फॉरवर्ड एडवोकेट जनरल। श्री आनंद जी द्विवेदी, लखनऊ महानगर अध्यक्ष। श्री मुकेश जी शर्मा, सदस्य विधान परिषद। आदरणीय दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि बैठकर बोलना हमारी यह मजबूरी हो गई है, क्योंकि आज के कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए एक पब्लिक मीटिंग में मंच से उतरते हुए, क्योंकि हमारी तेज चलने की आदत थी, तेज उतरने की आदत थी, पैर स्लिप करने के कारण थोड़ा सा हमारे पैर में चोट आ गई है। इस कारण लंबे समय तक खड़े रहकर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं स्वर्गीय बाबू बनारसी दास जी के प्रति और अपने मित्र और अपने भाई अखिलेश दास जी के प्रति
कि इन्होंने एक इतनी बड़ा संस्थान इस लखनऊ के अंदर खड़ा करने का काम किया है, जिसमें हजारों हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन हजारों बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इस शिक्षण संस्था के परिसर में खड़ा हूं तो मैं बहुत असमंजस की स्थिति में अपने को पा रहा हूं कि अपनी बात की शुरुआत मैं कहां से करूं। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति यह भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। मैं बराबर यह कहता हूं, राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृति के ये संस्कृत के नए धातु से बना है। क्षमा कीजिएगा, बैठ के बोलने में प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन यह राजनीति दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सद्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना है कि इस आजाद भारत में राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और अपना भाव भी खो चुका है। मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में ऐसे राजनेताओं की आवश्यकता है जो इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः भारत की राजनीति में स्थापित कर सके। लखनऊ का सांसद होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा राजनीतिक क्षेत्र में, निश्चित रूप से इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करने की भरपूर अपनी तय कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो भी सार्वजनिक सभाएं रही हैं, इन सार्वजनिक सभाओं में मैं कभी जनता को कोई आश्वासन नहीं देता हूं। 26 साल की आयु में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय एक दो बार मैंने कोई आश्वासन दे दिया था। उसके बाद मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि आश्वासन तो जनता को दे दिया मैंने ताकि हमको वोट हासिल हो सके, लोगों का समर्थन हासिल हो सके, लेकिन मैं इन आश्वासनों को पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस पर मुझे संदेह था। और सच्चाई यह है कि विधायक बनने के बाद चाहते हुए भी अथक परिश्रम के बावजूद भी उस आश्वासन को मैं पूरा नहीं कर पाया। तभी से मैंने प्रण किया कि कोई भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता को सीधा आश्वासन नहीं दूंगा। जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं ताकि मैं जनप्रतिनिधि बनकर आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि किसी को मैंने कोई आश्वासन कभी नहीं दिया। यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी कर सकता था वह करने की अपने तय हमने कोशिश की है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं यह मानता हूं कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए। नेताओं की वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो नेता कहे उसे वह पूरा करे, तभी भारत की राजनीति में विश्वास का संकट नहीं पैदा होगा, कभी पैदा नहीं होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जिस दल से मैं आता हूं उस दल के बारे में मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट जो पैदा हुआ था, उस विश्वसनीयता के संकट को हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और चुनौती के रूप में स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हमने उस पर विजय प्राप्त की है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर कोई देख ले। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने कमिटमेंट किए थे, सारे कमिटमेंट्स को हम लोगों ने पूरा किया है। हर कमिटमेंट को पूरा किया है। लगभग 40-50 वर्षों से लगातार हम कहते चले आ रहे थे कि जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम निश्चित रूप से हम इन मांगों को पूरा करेंगे, जनता की इन अपेक्षाओं को हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का प्रश्न हो। मैं जानता हूं कि हमारे विरोधी यह कहते थे
कि बार बार धारा 370 को समाप्त करने की बात करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। इनका बहुमत कभी आएगा नहीं और धारा 370 तब तक यह लोग भूल जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर स्टेट का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने कहा था, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। हमको बहुमत मिलेगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा। आपने देखा कि वह काम भी हो गया और मुझे तो कभी कभी अब लगने लगा है कि भगवान राम अब अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। यदि मैं राम राज्य की बात करता हूं, राम राज्य की बात करता हूं, इसका मतलब किसी थियोक्रेटिक स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। राम राज्य का मतलब यह होता है कि जन सामान्य के अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध पैदा हो, कर्तव्य का बोध पैदा हो। लेकिन जब लोगों के अंदर कर्तव्य का बोध यानी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं होगी, बल्कि एक अधिकार बोध ही पैदा होगा कि नहीं, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा अधिकार है, तब राम राज्य नहीं आ सकता। जब दायित्व बोध पैदा होगा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा होगी, तभी भारत के अंदर हम मानेंगे कि भारत में अब राम राज्य आ गया। आप रामायण की पूरी कथा उठाकर देखिए, कैकेयी के अंदर कर्तव्य बोध नहीं था, बल्कि एक अधिकार बोध था, जिसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जंगल में जाना पड़ा था। 14 वर्षों का उनको वनवास मिला था। हम लोगों ने अन्य भी बहुत सारी बातें कही थी। अब 3 तलाक का ही प्रश्न है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग ये कहेंगे कि आप दूसरे धर्म के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। प्रश्न धर्म का नहीं है। मैं यह मानता हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मेरे बहरे भाइयों, सबकी मां बहन बेटी वह हमारी भी मां बहन बेटी है, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले लोग क्यों न। हमें यदि ऐसा महसूस होगा कि उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो राजनीति जाए भाड़ में, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम खड़े होंगे। इसीलिए हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया था। ऐसे कई बातें हैं, किन बातों की मैं चर्चा करूं। देश का जहां तक प्रश्न है, आप ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेटस तेजी के साथ आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भी यदि आप देखें तो हमारा भारत 2004 से लेकर 2014 तक दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के आकार के मामले में वह 11वें स्थान पर खड़ा था। वह भारत आज जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और हमारे भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। तो मेरे साथियों, यह देश
तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की है। इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत के बारे में सारे विश्व में इस समय धारणा बदली है। मैं जानता हूं आपके परिवार से अथवा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पहले भी विदेश जाना हुआ होगा और आज भी विदेश जाते होंगे। आपको यह बात समझ में आती होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति धारणा कैसे बदली है। एक सम्मान का भाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति पैदा हुआ है। यह हम लोगों के लिए बेहद एक सौभाग्य का विषय है। कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुत विस्तार में जाकर मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दो तीन और बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 से लेकर और 2014 के पहले जब भी कोई चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता यह कहता था कि हम आपका समर्थन इसलिए चाहते हैं कि हम भारत की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे श्री राजीव गांधी जी हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कभी मैं आलोचना नहीं करता, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर होता है, वह इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने में, इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह कमिटमेंट उनका था, कहते थे हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया, लेकिन आज आप दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकते हैं कि 2014 से मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट बनी है उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। यह हमारी ही फिगर नहीं है, यह इंटरनेशनल जो एजेंसी हैं उनकी भी यह फिगर है, यह नीति आयोग की भी यह फिगर है कि 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ छात्र भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। इस बात से सहमत होंगे कि नौजवानों के अंदर बराबर एक इनोवेटिव आइडियाज, नए नए विचार बराबर ये पैदा होते रहते हैं। नौजवान की इच्छा रहती है कि कुछ नई चीज हम खोज निकालें, लेकिन जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए और जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए हमारे देश के नौजवानों को नहीं मिल पाती थी। उसका कारण है कि यही कारण है कि 2014 तक भारत में स्टार्टअप्स का नंबर केवल 400 से लेकर 500 तक हुआ करता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत में स्टार्टअप्स का नंबर 1,30,000 हो गया है और हमारे नौजवान बच्चे नई नई आइडियाज लेकर आ रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया के दूसरे देशों में भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। उनको आमंत्रित किया जा रहा है, आओ हमारी इस फर्म में काम करो, हमारी इस कंपनी में काम करो, तुमको यह डिजिग्नेशन मिलेगा, तुमको इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि उनके इस ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है यदि हमने कुछ किया है, यदि हमारे पास कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, यदि हमने कुछ इन्वेंट किया है तो मैं चाहूंगा उस इन्वेंट का पहला लाभ ही किसी को मिलना चाहिए, तो हमारे भारत को मिलना चाहिए। यह हमारे देश के नौजवानों ने कहा। ऐसे मैं कई नौजवानों को जानता हूं जो कि हमारे भारत में ही इस समय वह काम कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स, जिनकी लगभग $1 बिलियन से ऊपर की कैपिटल हो जाया करती, ऐसे यूनिकॉर्न्स पहले 1, 2, 3 हुआ करते थे। 10 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत में इस समय हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 125 से अधिक पहुंच गई। यह सब हमारी मेजर अचीवमेंट्स हैं हमारे देश की। सब मिला जुलाकर यदि मैं कहूं तो देश में एक ऐसा
मोदी जी के आने के बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट बना है कि लोगों को काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। गवर्नमेंट हर तरीके से अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी उनके लिए तैयार है। और इस बार के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहमत होंगे। पहले साउथ इंडिया में हमको न के बराबर सीट से प्राप्त होती थी, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल में। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि सर्वे एजेंसीज का भी यह दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में भी अपना झंडा फहराने जा रही है। चाहे भारत का नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप सबका सहयोग हम सबको प्राप्त हो और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, नौजवानों का संबल प्राप्त हो, ताकि हमारा यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ सके और तक 2047 तक 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और आज हम भारत को 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाना चाहते हैं। तो हमारी इच्छा है कि 2047 क्रॉस करते करते भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, इसकी साइज है। यह हम लोगों की कोशिश है और यही लक्ष्य सामने रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलना पड़ रहा है और मैं जानता हूं बैठकर बोलने में वो चीज आ नहीं पाती है। लेकिन मजबूरी है। फिर कभी यदि कोई कार्यक्रम होगा तो मैं निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आऊंगा और बहुत सारे इस समाज से संबंधित जो इशूज हैं उन पर वाइडली आप सबके सामने चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत ही सारगर्भिक उद्बोधन हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने इस वादे के साथ कि हम सबके बीच में इस बुद्धिजीवी समागम में फिर चुनाव जीतने के बाद 5 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव जब जीतेंगे तो एक बार पुनः समागम उनका